हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, डीएनए के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टली अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए, विच इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एविडेंटली अगर हम देखें, इट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो एवोल्यूशन के कोर्स में जब आप नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने वाले हो ना, तो वहां आप देखोगे केमिकल एवोल्यूशन में हमको पता चलता है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कि इतने सारे एविडेंस मिलते हैं दैट आरएनए वाज इटसेल्फ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए आरएनए से ही मॉडिफिकेशन के बाद डेवलप हुआ है। ओके, एंड यूजुअली ये आपको सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, अनलाइक द डीएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। यहां पर आपको सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ओके, अब देखिए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में ये आपको वायरसेस में, कुछ वायरसेस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी के बारे में आप जानते हो ना, हमने पढ़ा हुआ है इसको हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सिमिलरली अनदर बैक्टीरियोफाज जिसका नाम है क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसमें भी आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की तरह ये आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा ओनली इन सम वायरसेस। वाइल आरएनए हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट उसका जेनेटिक रोल नहीं है, या फिर आप कह सकते हो उसका जेनेटिक मटेरियल के तौर पे रोल नहीं है, बट कुछ अदर फंक्शंस में उसका रोल है। वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, कैटालिटिक एक्टिविटीज भी शो करता है। यू माइट हैव हर्ड ना कि राइबोजाइम्स वो क्लास ऑफ एंजाइम्स होते थे जो कि नॉन प्रोटीनेशियस हैं, दे आर एक्चुअली आरएनएस जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बेयर करते हैं, और इसीलिए उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और अगर हम बात करें आरएनए की, कंपैरिजन करें विद द डीएनए, तो स्ट्रक्चरली आप जानते हो ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द डीएनए। कैसे? इसमें दो स्ट्रक्चरल डिफरेंस मिलेंगे। पहला, जो शुगर, जो पेंटोज शुगर आरएनए में इन्वॉल्व होती है, दैट इज राइबोज शुगर एंड नॉट डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सिमिलरली जो नाइट्रोजनस बेस आपको यहां पर मिलता है इन आरएनए, दैट इज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है, सो आप इस चीज को लिख लीजिए, इन प्लेस ऑफ थाइमिन। सो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन तो सेम रहेंगे, बट थाइमिन की जगह आपको यहां पर यूरासिल देखने को मिलेगा। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए। सो आई होप इंट्रोडक्शन टू आरएनए इज वेरी क्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने पहले टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल के साथ, विच इज द मैसेंजर आरएनए और द एमआरएनए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैसेंजर आरएनए जैसा कि नाम बता रहा है, मैसेंजर क्या करता है बच्चों? मैसेज को कन्वे करता है, इजंट इट और नॉट? सिमिलरली आप यहां पर भी देखने वाले हो, ये वाला जो आरएनए है ना, ये एक मैसेज या फिर एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने वाला है। अब ये इंफॉर्मेशन को कहां से कहां कैरी करके लेकर जाएगा? देखो, तो ये मैसेज को लेकर जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को, कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन है, उसको ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ कैरी करके लेकर जाता है। अब ये जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड होता है विद द प्रोटीन सिंथेसिस, कि भाई कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, वो एक्चुअली ये एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो इंफॉर्मेशन आपने क्या देखा, कहां से ट्रैवल कर रही है? न्यूक्लियस से कहां जा रही है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है? सोचो, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? और डीएनए तो बहुत लंबा मॉलिक्यूल है। डीएनए में आपको कुछ स्पेसिफिक रीजन्स देखने को मिलते हैं जो कि उनकी कोडिंग रीजन्स कहलाते हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि वो कोड करते हैं फॉर सर्टेन प्रोटीन्स, उनको हम जीन्स बुलाएंगे। तो छोटे छोटे जो रीजन्स होते हैं आपके एंटायर डीएनए में जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, और वो प्रोटीन्स जब बॉडी में एक्सप्रेस होंगे तो वो हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो भी जीन्स यानी कि शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, एक कोडेड इंफॉर्मेशन पोजेस करते हैं, जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब ये जो डीएनए प्रेजेंट था इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके पास इंफॉर्मेशन रेडी है फॉर
द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। रिमेंबर, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बट ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर तो जा नहीं सकता है कि नहीं, वो तो यहीं पर रहेगा। तो इसी के लिए यहां पर रोल आता है आपके मैसेंजर आरएनए का। तो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए इसी डीएनए से बनता है। तो क्या होता है, देखो ये एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए से बनता है और उसकी कोडेड इंफॉर्मेशन को अपने पास कॉपी करके बाहर लेकर जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में एक बार वो पहुंच जाए तो वहां पर यही एमआरएनए उस कोडेड इंफॉर्मेशन की मदद से, जिसकी वो कॉपी बनाकर लेके गया है ना, उसकी मदद से क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इन दी साइटोप्लाज्म। तो इसी वजह से यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस अकर करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और ये बनता किससे है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए इटसेल्फ। ये तो आपको पता ही है ना, मैंने आपको बताया ये एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से ही बनता है। ओके, और जिस प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए डीएनए से बनेगा उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बुलाएंगे। तो याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम डिटेल में इसको भी स्टडी करेंगे। फाइन, ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया। अब देखो मेन रोल एमआरएनए का क्या था? टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू दी साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करना इसका काम था। एक बार प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाए तो जो एमआरएनए की कॉपी बनी थी फ्रॉम द डीएनए, अब वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड कर जाएगी। सो इट विल डिग्रेड आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस। बात क्लियर हो गई? ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर एक जनरलाइज्ड हम स्ट्रक्चर लेने वाले हैं अबाउट द एमआरएनए। ऑल्दो हम आगे भी इनको डिटेल में समझेंगे, बट स्टिल अभी से आप इसको समझ लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन यहां पर काम आने वाली है आगे के लिए। तो ये एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है बच्चों। अब एमआरएनए में ना आपको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये जो सेगमेंट है इसमें एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन, ये कोडेड इंफॉर्मेशन है जो कि एमआरएनए डीएनए से कॉपी करके लाया है। तो ये जो कोडिंग सीक्वेंस होगा, इसको हम पहली चीज तो कोडिंग सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि डीएनए की कोडेड इंफॉर्मेशन को लेके आता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब ये जो कोडिंग सीक्वेंस है बच्चों, इसके 5 प्राइम एंड पे, ऑब्वियसली ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है ना, आरएनए भी आपका स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है। तो देखिए इसके 5 प्राइम एंड पे ना आपको एक कैप देखने को मिलती है ऑफ एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, और उस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर देयर इज अ ग्वानिन जिसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच्ड है, और ग्वानिन के 7 कार्बन पे या फिर 7 नाइट्रोजन, रादर 7th जो पोजीशन होती थी ना, हमने ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखा था, 7th पोजीशन पे आपको जो नाइट्रोजन मिलेगी ना, उस पे आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच नजर आएगा। तो यहां पर एक कैप नजर आती है एट दी 5 प्राइम एंड, और इसको हम बुलाते हैं द जी कैप। ठीक है, अब ये जो जी कैप है ये फॉर्म होती है एक अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस से, जो कि आपको ऐसे कहलाएगी। देखिए इसको हम बुलाते हैं एज 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन क्या होता है बच्चों? ग्वानोसिन याद कीजिए, ये न्यूक्लियोसाइड को बुलाते हैं। जब एक राइबोस शुगर पे ग्वानिन नाम का नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है ना, शुगर प्लस बेस इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर शुगर है राइबोस और जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है वो ग्वानिन है, तो इट बिकम्स ग्वानोसिन। ठीक है, अब ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है जिसके आपको याद होगा कि 5 प्राइम कार्बन बेस की शुगर के अगर हम एक फॉस्फेट अटैच कर दें तो वो बन जाता था ग्वानाइलिक एसिड, जैसे हम ग्वानोसिन या फिर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बुलाते थे। अब वहां पर मान लीजिए एक फॉस्फेट की जगह 3 फॉस्फेट लग जाए तो क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ग्वानिन ओके अटैच्ड है टू द शुगर, शुगर के 5 प्राइम कार्बन पे इंस्टेड ऑफ 1 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इट बिकम्स ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात क्लियर हो गई। और याद रखिएगा जो ग्वानिन आपकी नाइट्रोजनस बेस थी उसके 7th मेंबर पे, यानी कि 7th जो नाइट्रोजन होगा वहां पर आपको एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नजर आता है, इसीलिए इसका नाम बन गया 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप इट इज क्लियर, एंड दिस फॉर्म्स अ कैप ऑफ द
mRNA मॉलिक्यूल। और इस mRNA के आपको टेल एंड पे, यानी कि जो इसका 3 प्राइम एंड है ना, उस पे आपको रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनके पास एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? यू नो वेरी वेल, न्यूक्लियोटाइड को हम लोग नाम कैसे देते थे? या तो हम इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बुलाते थे, या फिर एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड को हम एडिनाइलेट भी बुला सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉली एडिनाइलेट टेल। पॉली मीन्स मेनी, एडिनाइलेट मीन्स एडिनाइलिक एसिड टेल। तो ये क्या होगी आपकी पॉली ए टेल, which is present at the 3 prime end. So this is the poly A tail, which is also called the polyadenylate tail. I hope आपको structure of the simple mRNA molecule समझ में आया होगा. So this was all about the first type of RNA. तो बच्चों आइए begin करते हैं with the next type of RNA molecule, जिसे हम ट्रांसफर RNA या फिर tRNA बुलाते हैं. अब देखो बच्चों, ये एक छोटा RNA molecule है जिसकी लेंथ आपको लगभग 73 से 95 न्यूक्लियोटाइड तक की देखने को मिल सकती है। तो ये इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है? तो ये छोटा आपको साइज में देखने को मिलेगा, इतनी ही इसकी लेंथ है, और ये आपको सिंगल स्ट्रैंडेड ही देखने को मिलता है। बट लुकिंग एट इट स्ट्रक्चर, आई नो आप सभी को ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिरकार इनमें ऐसी पेयरिंग क्यों दिखाई जा रही है, अगर ये बेस पेयर्स पोजेस नहीं करते हैं तो, अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड हैं तो। सो इसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी ही देर में रिवील करूंगा, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स फंक्शन जो कि आपको जानना चाहिए। फर्स्टली इसका नाम ट्रांसफर आरएनए पड़ा बच्चों। ऐसा क्यों है? द रीजन बीइंग ये ट्रांसफर करने वाला है किसी चीज को। अब ये क्या ट्रांसफर करता है? ओके, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो कैरी करके ले जा रहा है ना, कुछ तो कुछ ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो, ये कैरी करके लेके जाता है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस करनी है ना, अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है, उनको पॉलीमराइज करना है टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो अमाइनो एसिड्स है ना, वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ही अवेलेबल होते हैं, वो वैसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं। बस उनको उस जगह तक पहुंचाना होता है ताकि वो जाके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर सके, ताकि वो ज्वाइन कर सके बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि वो प्रोटीन्स फॉर्म कर पाए, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना पाए। तो एक्चुअली इन अमाइनो एसिड्स को चुन चुन के पकड़ के कौन लेकर जाता है टू दैट साइट जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है? दैट इज गोइंग टू बी दिस ट्रांसफर आरएनए। रिमेंबर दिस थिंग, एंड यू नो वेरी वेल, ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या कर रहा है? उनको स्पेसिफिकली लेकर जा रहा है साइटोप्लाज्म की वो स्पेसिफिक साइट में जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस आकर कर रहा है। और प्रोटीन सिंथेसिस में एक सेल ऑर्गेनल भी पार्टिसिपेट करती है। एक हिंट दूं आपको, कौन सी है वो सेल ऑर्गेनल? उसको हम बुलाते हैं द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, और वो हैं द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में कैसे हेल्प करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू एक्ट एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज, और उन प्रोटीन फैक्ट्रीज तक इन रॉ मटेरियल्स को, अमाइनो एसिड्स को लेकर जाना है ताकि इन अमाइनो एसिड्स की जॉइनिंग से फॉर्म हो सके आपके प्रोटीन, और इसी में आपको हेल्प करते हैं दीज ट्रांसफर आरएनएस। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल स्ट्रेच ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका एक 5 प्राइम एंड है ना? ये एक आरएनए है, राइट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो देखिए 5 प्राइम एंड इसका ये है और इसका एक 3 प्राइम एंड है। फाइन, ओके। नाउ यू सी वन थिंग बच्चों, इसका जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ना, इट अपीयर्स लाइक अ क्लोवर लीफ। तो ये क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को हम टिपिकली बुलाते हैं द क्लोवर लीफ मॉडल, जिसको प्रपोज किया था द साइंटिस्ट हॉली ने। सो हॉली ने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, और ये एक्सप्लेन करता है द टिपिकल टीआरएनए स्ट्रक्चर को विच हैज गॉन फोल्डिंग। तो ये अंडरगॉन कर जाता है फोल्डिंग। अब कैसे देखें क्या होता है? यहां पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ना अरेंज नजर आएंगे। तो जब आप देखते हो न्यूक्लियोटाइड्स ना, कई कई जगह पर आपको न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिकली फिक्स्ड नजर आएंगे, और उनके ही उसी सीक्वेंस में नीचे की तरफ जाते जाते उनके ही बिल्कुल सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ना, तो इसके वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जब फोर्स की वजह से पास आते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा? उनके बीच में पेयरिंग हो जाती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दे अंडरगो फोल्डिंग। तो इस तरीके से ना आपको इस तरीके से फोल्डिंग नजर आती है। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ कुछ जगह है ना स्पेसिफिक नजर आ रही हैं, जैसे इफ यू सी यहाँ पर नंबरिंग दी गई है पोजीशंस ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड्स की।
तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो 10th पोजीशन है, से पहले ये 9th, ये 8th पोजीशन पे हमेशा आपको यूरासिल देखने को मिलेगा, राइट। 10th के बाद ये 11th पे हमेशा आपको एक पायरिमिडीन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे 14th पे हमेशा आपको एडेनिन देखने को मिलेगा, 15th पे प्यूरिन मिलेगा हमेशा। तो इस तरीके से ना स्पेसिफिक पोजीशंस फिक्स्ड हैं। तो कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है ना, उनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आगे ही प्रेजेंट होता है ऑन दैट सेम टीआरएनए मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, दे अंडरगो पेयरिंग और वो फोल्डिंग अंडरगो करते हैं। तो आपको ना इस तरीके का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये टिपिकल स्ट्रक्चर ना रिजेंबल करता है टू द क्लोवर लीफ। हेंस इस मॉडल को हम क्लोवर लीफ मॉडल बुलाते हैं। तो इस क्लोवर लीफ मॉडल में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक 5 प्राइम एंड देखने को मिलेगा, एक 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड में आपको अटैचमेंट नजर आता है ऑफ दी अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स यहीं पर अटैच होते हैं। सो अमाइनो एसिड का अटैचमेंट साइट है ये वाला 3 प्राइम एंड, ठीक है। ओके, अब आप देखोगे ये वाला पर्टिकुलर जो एंड है, इस पर्टिकुलर एंड में आपको दिख रहा है वर्ड एंटी कोडॉन लूप। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, आपका जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए, उसके पास इंफॉर्मेशन कोडेड होती है ना फॉर द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ना हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के फॉर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रीड करते हैं, जिन्हें हम कोडॉन्स बुलाते हैं। तो कोडॉन्स का ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको इस वाले लूप में देखने को मिलता है, जैसे हम बुलाते हैं एंटी कोडॉन लूप या फिर एंटी कोडॉन आर्म। तो यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द mRNA मिलेगा, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का जो सीक्वेंस है उसके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड यहां पर इस 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच करता है, ठीक है। तो रिमेंबर यहां पर एंटी कोडॉन लूप में क्या प्रेजेंट होगा, mRNA के कोडॉन से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, यहां पर। ओके, फिर उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो एक्चुअली यहां पर एक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम जो होता है ना, जो कि एक्टिवेशन कॉज करवाता है अमाइनो एसिड्स की, जब वो आप प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ोगे उससे बाइंडिंग वाली साइड यहाँ है। और ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप एक्चुअली राइबोसोम से अटैचमेंट में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पर पिक्युलैरिटी में क्या चीज़ें याद रखनी है, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे जाके अमाइनो एसिड बाइंड करता है, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला लूप है ये एक्चुअली एंटी कोडॉन लूप होता है, बिकॉज इसके पास स्पेसिफिक कोडॉन का ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर अमाइनो एसिड को 3 प्राइम एंड पे अटैच करता है। इतनी इंफॉर्मेशन टीआरएनए से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं द थर्ड टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड दी राइबोसोमल आरएनए और शॉर्टली आरआरएनए। अब देखो बच्चों, जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं ना, उनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप का अगर कोई आरएनए मॉलिक्यूल है, दे आर आरआरएनए मॉलिक्यूल्स। लगभग 80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ अ सेल वो आरआरएनए ही है। तो टोटल आरएनए कंटेंट में से 80% आरएनए जो है वो आरआरएनए है, रिमेनिंग ही आपके टीआरएनए या फिर एमआरएनए होंगे, राइट। ओके, और सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए है, इसलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट भी है ये, ठीक है। ओके, एंड इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली फॉर्म करता है अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स का ये कंपोनेंट है बच्चों, और ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियोलस है ना, वहां पर ये आरआरएनए सिंथेसाइज होते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द राइबोसोम, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमेशा आपको 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाए हुए नजर आएंगे, वन इज द आरआरएनए एंड द अदर वन आर द राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो उनको हम आर प्रोटीन्स बुलाएंगे, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स मिलकर राइबोसोम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आइए देखते हैं दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स को, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। अब आपको इतना तो याद होगा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है दैट इज 70S टाइप, है ना। और राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर। सिमिलरली यूकैरियोटिक राइबोसोम में आपको 80S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, देखिए 70S टाइप का जो राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है, उसके 2 सब यूनिट्स हैं। लार्जर सब यूनिट को हम 50S सब यूनिट बुलाते हैं और स्मॉलर वाले को 30S। आई होप आपको S पता होगा, S इज फॉर
स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि हमें बताता है द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, और ये क्या इंडिकेटिव होता है? इट टेल्स अस अबाउट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो देखो 50S वाला जो सब यूनिट है उसमें आपको कितने टाइप के RNA मिलेंगे, या उससे भी पहले हम यहां देख लेते हैं स्मॉलर सब यूनिट में। स्मॉलर सब यूनिट में जो 30S टाइप का सब यूनिट है उसमें आपको केवल एक टाइप का RNA मिलता है, जैसे हम बुलाते हैं 16S RNA। क्या बुलाते हैं इसको हम? 16S RNA। और जो लार्जर है, लार्जर में आपको 2 RNA मिलते हैं, एक को हम बुलाते हैं 23S टाइप का RNA और अनदर वन को हम 5S RNA बुलाते हैं। और ये जो 5S वाला RNA है ना, वो ना केवल प्रोकैरियोटिक लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी लार्जर सब यूनिट ऑफ द यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। ओके, सो यहां पर आपको याद रखना है, जो हमेशा स्मॉलर सब यूनिट होती है उसमें एक ही टाइप का RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स। तो यहां पर आपको 16S टाइप का RNA मिलेगा। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को देखेंगे तो वहां पर आपको 16 की जगह पर 18S RNA मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो नंबर्स को ना थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी तरीका आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। यहां पर 30S सब यूनिट की बात हो रही है ना, 30S जो है वो इजीली 6 से डिविजिबल होता है, एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहां पर यूनिट डिजिट पे 6 आने वाला है, तो ये 16S RNA होगा। सिमिलरली आप देख रहे हो यहां पर ये 40S सब यूनिट है ऑफ द यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसका मतलब 40 जो है वो आपको पता है 8 से इजीली 5 टाइम्स, एग्जैक्टली 5 टाइम्स डिवाइड होता है। तो आपको यहां पर यूनिट्स डिजिट पे 8 याद रखना है। तो 40 से आप 8 याद रख सकते हो, बिकॉज अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा यूनिट्स प्लेस में, और आपको 1 लगाना है पहले। सिमिलरली यहाँ पर भी 30 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो यूनिट्स प्लेस पे 6 आ जाएगा, और आपको 10th प्लेस पे 1 लगाना है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि 30S सब यूनिट पे आपको 16S RNA मिलेगा, और 40S सब यूनिट पे आपको 18S RNA मिलेगा। इतनी बात क्लियर? ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया था लार्जर सब यूनिट में आपको ये वाला जो RNA है यानी कि 5S टाइप का, ये दोनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा, यहाँ 23S RNA था तो यहाँ पर 28S RNA मिलेगा, और साथ ही साथ एक और मिलेगा विच इज कॉल्ड 5.8S। तो 5.8S RNA भी आपको यहाँ पर लार्जर सब यूनिट ऑफ द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम में मिलने वाला है। तो इस तरीके से दे फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम। सो आई होप आपको जो थर्ड टाइप का राइबोसोमल जो RNA है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अपने दोनों ही टाइप की न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि DNA और RNA के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी कंपेयर देम एज द जेनेटिक मटेरियल्स। इनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा भाई कि कौन ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बट उससे भी पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फीचर्स या फिर कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल को फुलफिल करने चाहिए टू बी कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल। तो कौन कौन से वो फीचर्स हैं एक जो कि एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए टू बी द जेनेटिक मटेरियल। पहली जो आपको फीचर देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, मतलब द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, अपनी ही एक और कॉपी बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर, तभी वो एक जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जा सकता है। क्लियर? सेकेंड जो हमारा फीचर है दैट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए एक बायोमॉलिक्यूल, मतलब एक बायोमॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे स्टेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। थर्डली इट शुड एग्जिबिट स्लो म्यूटेशंस, मतलब छोटे छोटे अपने अंदर चेंजेस को वो एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एंड जो लास्ट आपको फीचर देखने को मिलता है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इट शुड इटसेल्फ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मतलब इट शुड हैव सम हेरिडिटरी यूनिट्स, और वो जो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो कि मेंडल ने प्रपोज किए थे। सो इन सभी फीचर्स को अगर कोई भी बायोमॉलिक्यूल फुलफिल करता है, इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तभी वो जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जा सकता है। और हमारे पास दो पोटेंट
कंपेटिटर्स प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, तो इन सभी फीचर्स या फिर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम दोनों डीएनए और आरएनए को कंपेयर करने वाले हैं और कंक्लूड करने वाले हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो बच्चों अब हम यहां पर कंपेयर करने जा रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए एंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वी हैव स्टडीड सो फार। तो पहला जो क्राइटेरिया था दैट वाज द एबिलिटी टू रेप्लीकेट, मीन्स टू जनरेट देयर ओन कॉपीज। तो डीएनए और आरएनए आप सभी को पता है दोनों ही अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बिकॉज ये एविडेंट कैसे होता है, बिकॉज आपने स्टडी किया है इनका स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के ही पॉलीमर्स हैं। इसका मतलब इनके पास आपको न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटिंग नजर आएंगे, भले ही यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हों और यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हों, बट दोनों ही शो करते हैं द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसका मतलब दोनों ही अपनी कॉपीज को यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ कैन रेप्लीकेट, ये बात आपको याद रखनी है। एंड इसका एविडेंस क्या है, ये आप लिख लीजिए, एविडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये आप याद रखिएगा। सो इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग which ensures this phenomena, ठीक है। सो इसका मतलब डीएनए एंड आरएनए आर इक्वली एफिशिएंट इन द फर्स्ट क्राइटेरिया, तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है द स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब देखो डीएनए और आरएनए में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है। तो देखिए सबसे पहले तो डीएनए के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन रिकॉल करते हैं। याद है आप सभी को बच्चों, डीएनए को सबसे पहली बार एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्टी ने एक्सपोज किया था कि यही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में, है ना। तो इसका मतलब ये हेरिटेबल है ना। और डीएनए जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उन्होंने कंक्लूड भी किया था। तो आपने देखा था उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको हीट करके किल किया जा रहा था। भले ही बैक्टीरिया किल हो जा रहे थे बट इस जेनेटिक मटेरियल का जो नेचर था वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था, समझ रहे हो ना। डीएनए अपना जो वायरुलेंट नेचर था, जो वायरुलेंट प्रोटीन था, वो वापस से बना पा रहा था इवन आफ्टर बीइंग हीटेड। इसका मतलब बैक्टीरिया भले ही किल हो जाए बट स्टिल द जेनेटिक मटेरियल वाज एबल टू रिटेन सम ऑफ इट्स वायरुलेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये काफी हद तक स्टेबल था, है ना। तो यानी कि आप इसको एविडेंट कैसे बना सकते हो, इट इज क्वाइट स्टेबल। और ये एविडेंट कैसे हुआ था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, ओके। तो यहां पर इट रिटेन्स properties even upon heating। बट अगर आरएनए की बात की जाए, आरएनए ना के पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल पिक्युलैरिटीज हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। आई टेल यू व्हाई। आरएनए में सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो उसको डीएनए से अलग करता है दैट इज इट्स राइबोज शुगर। आपको याद होगा डीएनए के केस में जो राइबोज शुगर होती थी वहां पर सेकंड प्राइम पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे OH ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन होता था, मतलब वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसीलिए वो डीऑक्सी था। बट यहां पर जो आरएनए है उसके आप कह सकते हो 2 प्राइम जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ऑन दी कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर, वो इसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। इट मेक्स इट मोर रिएक्टिव। और अगर ये रिएक्टिव ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा। सेकेंडली आरएनए जो है वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है। सो इट ऑल्सो एग्जिबिट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। और अगर ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा इसका मतलब अगेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्टिव, ठीक है। एंड थर्ड जो रीजन है जिसकी वजह से आरएनए कम स्टेबल होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल।
तो यूरोसिल का प्रेजेंट होना इंस्टेड ऑफ थायमीन जो है वो इसको ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है रादर देन मेकिंग इट स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा जो इवन क्यों ऐसा होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं और भी ज़्यादा हायर क्लासेस में जिसका स्कोप आपके अभी के सिलेबस के बियॉन्ड है, इसीलिए आपको इतना ही समझना है कि जो यूरोसिल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन थायमीन। इसका मतलब यूरोसिल का प्रेजेंट होना आरएनए को स्टेबल की बजाय और रिएक्टिव बनाता है। सो ऑल दीज थिंग्स कंक्लूड कि आरएनए और डीएनए में डीएनए इज मोर स्टेबल। ओके तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर स्टोरेज ऑफ मोर एंड मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? ओके अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड क्राइटेरिया। तो थर्ड क्राइटेरिया हमको देखने को मिलता है बच्चों, थर्ड क्राइटेरिया इज द एग्जिबिशन ऑफ स्लो म्यूटेशंस दैट हेल्प इन एवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो डीएनए एंड आरएनए बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स शो म्यूटेशन, दोनों ही म्यूटेशंस शो करते हैं, बट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होने की वजह से म्यूटेशंस को शो तो करता है बट एट अ फास्टर रेट। तो म्यूटेट एट फास्टर रेट। इसीलिए जो भी वायरसेस आरएनए को एज अ जीनोम पोजेस करती हैं और जिनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, दे इवॉल्व वेरी फास्टर, वो जल्दी जल्दी म्यूटेशन करके और जल्दी जल्दी एवोल्यूशन शो करते हैं। इसीलिए आपने देखा था कोविड की वेव के टाइम में जो आपको कोविड के जो वायरस था उसमें जो डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिल रही थी वो इसलिए इतनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही थी बिकॉज आरएनए बीइंग अनस्टेबल जल्दी म्यूटेट करता है, इसीलिए इनमें म्यूटेशन रेट फास्टर है। म्यूटेशन के रेट अगर फास्टर होंगे ना तो बच्चों यहां पर आप कह सकते हो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो जल्दी जल्दी पास ऑन होगी विद मॉडिफिकेशंस। तो इसीलिए ज्यादा जो बेटर या स्टेबल मॉलिक्यूल होगा इन दिस केस अगेन वुड बी डीएनए। तो इट इज गोइंग टू म्यूटेट एट स्लोअर रेट which makes it a better genetic material for the storage of information. Clear? Okay. And the next one, जो next criteria था हमारा, that is it should express itself in the form of Mendelian characters. तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो जेनेटिक मटेरियल है दे मस्ट कंटेन सम हेरिडिटरी यूनिट्स। डीएनए के फॉर्म में आपको याद है वो हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं जीन्स, okay, which must express themselves according to the Mendelian pattern of inheritance. ठीक है, तो देखो यहां पर आपको अगेन डीएनए एंड आरएनए में ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आरएनए के केस में आपको पता है आरएनए डायरेक्टली दे कैन फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, सो आरएनए जो है दे कैन डायरेक्टली फॉर्म प्रोटीन्स। तो एक बार प्रोटीन्स बन गए दे विल एक्सप्रेस, और एक बार प्रोटीन्स बन गए तो वो एक्सप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे। ट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द केस। बट व्हेन वी कम टू डीएनए, डीएनए जो है वो आरएनए की तरह नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन एमआरएनए। याद है ना आप सभी को, डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है फॉर द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड, तो तब जाके प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली यहां पर क्या देखने को मिला, जो ट्रांसमिशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का उसके लिए आरएनए इज बेटर, है ना, क्योंकि यहां पर आरएनए इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल फॉर इट्स एक्सप्रेशन। बट द थिंग इज डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए की जरूरत होती है। सो याद रखिएगा डीएनए ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बट रिमेंबर इंफॉर्मेशन को अगर मुझे पास ऑन करना है या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मुझे ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन के लिए जो बेटर जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। सो आरएनए एंड डीएनए जो पूरा इस
इस डिस्कशन का सम है वो बेसिकली हमको यही बता रहा है कि दोनों डीएनए एंड आरएनए आपको ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर दोनों में से अगर मैं बात करूं स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो डीएनए ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो आरएनए ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। सो आई होप दिस एंटायर डिस्कशन अबाउट द डीएनए वर्सेस आरएनए दैट टेल्स अस कि विच इज द बेटर वन एज द जेनेटिक मटेरियल, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, डीएनए एंड आरएनए को एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंपेयर करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट रिवर्ट बैक टू अवर टॉपिक। तो देखो बच्चों, हमने इस कंपैरिजन में अच्छे से देख लिया कि कैसे डीएनए जो है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इजंट इट और नॉट? इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है वो आखिरकार लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे एक्सप्रेस होती है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज द सेंट्रल डॉगमा। अब देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डॉगमा को, इसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये वही फ्रांसिस क्रिक हैं जिन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर प्रपोज किया था द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, राइट? सो ये वही फ्रांसिस क्रिक हैं। अब देखो बच्चों, सेंट्रल डॉगमा के कॉन्सेप्ट में फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला? इनका ऐसा मानना है जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है और एक्सप्रेस करती है इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब इट स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इज यूनिडायरेक्शनल। यूनि मींस वन डायरेक्शनल। क्लियर? ओके, अब ये कैसे फ्लो करती है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों, ये हमारा डीएनए है जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड है, राइट? अब देखो, डीएनए के जो लैंग्वेज है उसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रेजेंट नजर आएगी। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन है जो डीएनए की लैंग्वेज में थी उसकी स्क्रिप्ट एक तरह से चेंज हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, राइट? तो अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म होके आरएनए की लैंग्वेज में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब डीएनए से सिंथेसिस होता है आरएनए का, एंड बेसिकली इट इज गोइंग टू बी द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइट? तो यानी कि यहां पर देखो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्क्रिप्ट हैज बीन चेंज्ड, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्क्रिप्ट हैज अकर्ड, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो एमआरएनए का डीएनए से बनना वुड बी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? ओके, अब देखो, एक बार एमआरएनए बन गया, अब ये एमआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। देखो, ये जो एमआरएनए है ना, इस पे होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, जो भी स्क्रिप्ट यहां लिखी गई है ना, हमारी बॉडी के अंदर इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो यहां पे आप देखोगे प्रोटीन्स का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आफ्टर ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन दिस एमआरएनए, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसलेशन। एंड प्रोटीन्स का बनना, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन्स ही तो हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर है उसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से प्रोटीन्स जो है वो एक्सप्रेस करके आप देखोगे एक ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से एमआरएनए में गई और एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्म में बॉडी में एक्सप्रेस करेगी। तो दिस इज वन वे फ्लो। ओके, और आपको एक चीज और याद रखनी है, डीएनए जो है वो अपनी और मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, यानी कि अपने मल्टीपल रेप्लिकास बना सकता है। इसीलिए डीएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बुलाते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है? तो याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस वुड बी कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस वुड बी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस वुड बी कॉल्ड द ट्रांसलेशन। क्लियर? अब देखो, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं बच्चों जहां पर ये जो आपको एक स्टेप दिख रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन का, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। मतलब वहां पर उन वायरसेस के केस में एमआरएनए से डीएनए बन सकता है। तो आप बता सकते हो इस रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? सोचो, यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शन था डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब यहां पर एमआरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो रिवर्स हो गया ना डायरेक्शन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। तो इसका मतलब इसको हम बुला सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं सर्टेन वायरसेस जैसे कि रेट्रोवायरसेस। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा इज वेरी क्लियर। तो अब यहां पर सबसे पहले हम बिगिन करने वाले हैं डीएनए से डीएनए के बनने की प्रोसेस को, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को, एंड देन फर्दर हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को भी स्टडी करेंगे। सो आइए बिगिन करते हैं विद
डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों बिगिनिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, मतलब एक डीएनए से नए डीएनए की बनने की प्रोसेस, उसको हम रेप्लिकेशन बुलाते हैं। अब इसको अगर हम वर्ड्स में फ्रेम करें तो कैसे बुलाएंगे? सो वी विल से इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स इट्स आइडेंटिकल कॉपीज। एंड यू नो वेरी वेल, आइडेंटिकल कॉपीज को तो हम रेप्लिकास बुलाते हैं, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बुलाएंगे, बिकॉज यहां पर डीएनए अपने ही रेप्लिकास को फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की अकरेंस की। ये कब अकर करती है बच्चों? तो यू मस्ट नो वेरी वेल, आपको याद भी होगा, सेल साइकिल की किसी फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता था। वो डीएनए का सिंथेसिस एक ओरिजिनली प्रेजेंट डीएनए के मॉलिक्यूल से ही होता था। तो याद कीजिए, सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज द एस फेज ऑफ द इंटरफेस। तो इंटरफेस के एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज बुलाते थे क्योंकि वहां पर डीएनए सिंथेसिस आकर करता था, एक्चुअली वो डीएनए जो है वो डीएनए से ही फॉर्म होता है। इसीलिए एस फेज ऑफ द इंटरफेस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, तभी तो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा। क्लियर? ओके, सो ये बात हो गई इसके डेफिनेशन की एंड अकरेंस की। अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं सर्टेन मॉडल्स जो कि अर्लियर साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे टू एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन मेथड इन द डीएनए। ठीक है, तो यहां पर हम बिगिन करते हैं विद द 3 मॉडल्स जो कि यहां पर अर्लियर साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। सो 3 बेसिक मॉडल्स आपको दिख रहे हैं, वन इज कंजर्वेटिव, द अदर इज डिस्पर्सिव एंड द थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम बिगिन करते हैं विद द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, कंजर्वेटिव जो मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या कहता है? यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा पैरेंटल डीएनए है। तो आपको यहां दिखाया भी जा रहा है इस लीजन के थ्रू कि ये ब्लू कलर का जो आपको डीएनए के मॉलिक्यूल है वो पैरेंटल डीएनए है। अब पैरेंटल डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, इट विल गो या फिर इट विल अंडरगो रेप्लिकेशन, तो आपको 2 डॉटर डीएनए देखने को मिलेंगे। अब देखो, इनमें से जो 2 डॉटर डीएनए है उनमें से एक डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है वो पैरेंटल स्ट्रैंड्स है। ओके, एंड द अदर वन हैव द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, क्योंकि यहां पर ये न्यू डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आपने देखा, इस मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी डीएनए फॉर्म होंगे उनमें से एक डीएनए के पास दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगी और एक के पास दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स होंगी, और इस मेथड को हम कंजर्वेटिव मेथड या फिर मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बुलाते हैं। बट सिंस बच्चों इस पर्टिकुलर मॉडल का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। सो दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल व्हिच इज द डिस्पर्सिव मॉडल। अब देखो, डिस्पर्सिव मॉडल में अगेन ये हमारा पैरेंटल डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए है ना, इट विल ब्रेक एट सेवरल पॉइंट्स। तो यानी कि ये जो डीएनए है, इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, लेट्स सपोज ये अलग अलग पॉइंट्स पे ना ब्रेक करेंगे, एंड ब्रेक करने के बाद ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आपको सेपरेटेड नजर आएंगे। अब हर जो ये छोटा छोटा पीस ऑफ डीएनए है, ये रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाएगा, और ये जो कॉपीज बनेंगी आफ्टर बीइंग फ्रैगमेंटेड एंड रेप्लिकेटेड, अब ये जो कॉपीज हैं ये रैंडमली अलग अलग, आप देख सकते हो, रैंडमली कहीं पर भी रीयूनाइट कर जाएंगी और फॉर्म करेंगी 2 डॉटर डीएनए को। तो जो भी 2 डॉटर डीएनए फॉर्म होंगे ना, उनकी दोनों स्ट्रैंड्स में आपको ये रैंडमली रीयूनाइटेड कॉपीज देखने को मिलेंगी ऑफ द डीएनए। और इसका मतलब क्या होगा, जो भी डीएनए की यहां पर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही होंगी, दे आर गोइंग टू बी हाइब्रिड्स। इसका मतलब दे विल रिप्रेजेंट हाइब्रिड डीएनए। मतलब वहां पर हर स्ट्रैंड में कुछ हिस्सा पैरेंटल स्ट्रैंड का होगा और कुछ हिस्सा आपको न्यूली सिंथेसाइज नजर आएगा। तो ब्लू वाला जितना भी हिस्सा है, इट इज गोइंग टू बी ऑल पैरेंटल स्ट्रैंड, एंड जितना भी रेड वाले पोर्शंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये था डिस्पर्सिव मेथड। बट अगेन इस मेथड का भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए इसको भी कर दिया गया डिस्कार्ड। फाइन, okay, next we move on to the next model of DNA replication which is the semi conservative model। और इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने ही। तो इसका मतलब ये आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन द सेम ईयर, जिस ईयर उन्होंने इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था, उसी साल उन्होंने ये पर्टिकुलर मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी प्रपोज कर दिया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। सो फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन के अकॉर्डिंग जो पैरेंटल डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है ना, वो रेप्लिकेशन के टाइम पर सेपरेट कर जाती हैं। तो देखो, ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड्स थी ना,
पैरेंटल स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और ये दोनों जो पैरेंटल स्ट्रैंड्स हैं दे एक्ट एज टेम्पलेट, मतलब ये एक ऐसे जैसे आप टेम्पलेट का मतलब ऐसे समझो, अगर आपको कोई चीज जेरोक्स करवानी है तो आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा ना जिसकी आप रेप्लिका बनाओगे, तो इसका मतलब यहां पर भी ना ये जो दो पैरेंटल स्ट्रैंड्स है ना दे विल एक्ट एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सिंथेसाइज होती हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज ओरिजिनल स्ट्रैंड्स। तो इस तरीके से आप देखोगे दो डीएनए जो सिंथेसाइज होंगे बाय दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उन दोनों में हर हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड आपको पैरेंटल देखने को मिलेगी और एक जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी। तो इस तरीके से आपको ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वर्क करता हुआ नजर आएगा। एंड सिंस ये जो मॉडल है बच्चों, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है मेसेल्सन एंड शेल नाम के दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने वाले दो साइंटिस्ट ने, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि डीएनए एक्चुअली में इसी मेथड ऑफ रेप्लिकेशन से ही डुप्लीकेट करता है। सो आइए अब हम देखने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को जिसके थ्रू मेसेल्सन एंड शेल ने बताया था कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। सो लेट अस बिगिन विद अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय मेसेल्सन एंड शेल। तो बच्चों बिगिनिंग विद द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन शेल इन द ईयर 1958। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे इनको इन दो साइंटिस्ट ने 1958 में परफॉर्म किए थे, जिसके लिए उन्होंने दो कल्चर मीडिया प्रिपेयर किए। अब वो दो कल्चर मीडिया आपके सामने यहां मेंशन है। देखिए दोनों कल्चर मीडिया में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया था। अब अमोनियम क्लोराइड आई होप आप सभी जानते होंगे। तो देखो यहां पर जिस अमोनियम क्लोराइड को उन्होंने ऐड किया था इन दिस पर्टिकुलर मीडियम, तो यहां यूज होने वाला ये जो अमोनियम क्लोराइड था, इसमें प्रेजेंट जो नाइट्रोजन था वो एक हेवी आइसोटोप था ऑफ नाइट्रोजन। मतलब वो नॉर्मली आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 14, बट यहां पर इट वाज 15। सो इट वाज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। रिमेंबर ये हेवी आइसोटोप है, नॉट द रेडियो एक्टिव वन। ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। क्लियर? सिमिलरली इस वाले कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस कल्चर मीडिया में जो अमोनियम क्लोराइड ऐड किया गया था उसमें प्रेजेंट जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। दैट मींस उसका एटॉमिक मास 14 ही था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे दो कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिए फॉर देयर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए उन्होंने इन दो कल्चर मीडिया में ऐड किए ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो उन्होंने क्या ऐड किए यहां पर? ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब इन दो कल्चर मीडिया में जब इन ई कोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशंस तक कल्चर करने दिया, इनको ग्रो करने दिया, तो सेवरल जनरेशंस के बाद जो आपको प्रोजेनी मिलेगी इन ई कोलाई की अलग अलग मीडिया में, देखिए वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। सो हेवी नाइट्रोजन वाले इस मीडिया में ग्रो करने वाले जो ई कोलाई बैक्टीरिया थे ना, इनके जब डीएनए को चेक किया गया आफ्टर सेवरल जनरेशन, तो इनके डीएनए में आपको ये हेवी नाइट्रोजन जो थी इनकॉर्पोरेटेड नजर आई। तो यानी कि यहां पर N15 जो थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई थी इन देयर डीएनए। अब आप बोलोगे N जो है यानी कि नाइट्रोजन जो है वो यहां पर कैसे इनकॉर्पोरेट हो गई? तो आपको पता है जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजनस बेसेस में नाइट्रोजन तो होती है ना। तो अगर सेवरल जनरेशन तक हमने इन ई कोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशन तक इस कल्चर मीडिया में ग्रो करने दिया, तो इनके डीएनए में जाके ये हेवी नाइट्रोजन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर जाएगी इन देयर नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर? तो ऐसे में जब हम इन ई कोलाई को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से सब्जेक्ट करते हैं, दैट मींस अगर हम इनको डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू एक केमिकल सोल्यूशन जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड में रोटेट करवाते हैं, तो बीइंग हेवियर आप देखोगे ये जितने भी ई कोलाई बैक्टीरिया है ना दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, तो यानी कि ये बॉटम में इस तरीके से आपको एक बैंड देखने को मिलेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर हेवी नाइट्रोजन कंटेनिंग ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये N15 का बैंड देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात? ये कब हुआ? जब हमने सीजियम क्लोराइड नाम के इस केमिकल के थ्रू में ऐड करने के बाद इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवाया और वो भी डेंसिटी ग्रेडियंट जो डेवलप होगा ना उसमें देखो हेवी डेंसिटी वाले रीजन में आपको N15 वाला बैंड देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। सिमिलरली जब हमने इन टाइप के बैक्टीरिया को, ये जो लाइटर बैक्टीरिया थे जिनके पास नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट था N14, तो इनको इस कल्चर मीडिया में डेवलप करने के बाद जब इनके डीएनए को चेक किया गया तो इनके डीएनए में आपको
नॉर्मल नाइट्रोजन यानी कि N14 इनकॉर्पोरेटेड नजर आया। तो जब इनको भी सब्जेक्ट किया गया टू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू चेक की गई, तो यहां पर भी आपको सीजियम क्लोराइड के इस मीडियम में ये जो ई कोलाई के सेल्स है ना, वो यहां पर ऊपर की तरफ एक बैंड फॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये लाइटर थे, इसीलिए इनका बैंड ऊपर देखने को मिला। तो ये जो बैंड है दिस रिप्रेजेंट्स दी ई कोलाई विद N14 यानी कि लाइटर नाइट्रोजन। तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल मीडिया से दो बैंड्स प्रिपेयर कर लिए। हेवी नाइट्रोजन उनको पता था जो नीचे की तरफ है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा उसका बैंड, और जो लाइटर नाइट्रोजन है उसका बैंड आपको यहां पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नाउ इन दो साइंटिस्ट ने फर्दर के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अब इसके लिए आगे का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए उन्होंने हेवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो करे इन ई कोलाई बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ यूज किया था इस नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले कल्चर मीडियम को। तो आगे का एक्सपेरिमेंट हम इन दो पर्टिकुलर थिंग्स के साथ बिगिन करेंगे, यानी कि हेवी नाइट्रोजन कंटेनिंग ई कोलाई बैक्टीरिया एंड द नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बच्चों, प्रोसीडिंग फर्दर विद द एक्सपेरिमेंट, आइए देखते हैं इन दो साइंटिस्ट ने आगे क्या स्टेप्स परफॉर्म किए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर इन्होंने इस्तेमाल किया नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड इन देयर कल्चर मीडियम। ठीक है, सो N14 वाले कल्चर मीडियम में इन्होंने ट्रांसफर किए वो ई कोलाई बैक्टीरिया को जो कि इन्होंने प्रिपेयर किए थे इन दी हेवी नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम। तो यानी कि इन ई कोलाई के डीएनए में N15 प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखो, ये जो ई कोलाई यहां पर डेवलप हुए, अगर इनके हम डीएनए को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, इनके दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स में N15 विल बी प्रेजेंट। तो दोनों की डीएनए जो स्ट्रैंड्स आपको दिख रही है ना, इसमें भी N15 प्रेजेंट है और इसमें भी N15 प्रेजेंट है इन देयर बोथ द स्ट्रैंड्स। और दोनों स्ट्रैंड्स में N15 कहां पे इंकॉर्पोरेटेड होगा? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। ठीक है, अब देखो, जब इनको ट्रांसफर करने के बाद मेसेल्सन एंड स्टैहल ने इस कल्चर मीडियम में इन ई कोलाई को ग्रो करने दिया, एंड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल में इन दोनों साइंटिस्ट ने इस कल्चर मीडियम को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज किया। और एनालाइज करने से पहले उन्होंने क्या किया, देखिए, एनालाइज करने से पहले उन्होंने इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सब्जेक्ट किया अंडर सीसियम क्लोराइड, और वो बैंड्स को एनालाइज किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले रेप्लिकेशन साइकिल में आपको पता है ना, ऐसा देखो 20 मिनट्स का ही टाइम क्यों चूज किया गया, यू मस्ट नो वेरी वेल। देखो, ई कोलाई को अगर कल्चर मीडियम में ई कोलाई को अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नजर आते हैं तो वो एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। और आपको पता है कोई भी सेल जब डिवाइड करता है उससे पहले वो अपना डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट करता है। तो डुप्लीकेशन के लिए रेप्लिकेशन वो परफॉर्म करेगा, और उसी को तो हमें स्टडी करना था, राइट। तो देखो, यहां पर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद जब इस कल्चर मीडियम को एक्सट्रैक्ट किया विच वाज कंटेनिंग दिस ई कोलाई बैक्टीरिया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया आफ्टर ही परफॉर्म दी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट से सब्जेक्टेड थी। तो देखो, यहां पर उन्होंने आफ्टर 20 मिनट्स क्या चेक किया, जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लिया डेंसिटी ग्रेडियंट वाला, तो उनको ना एक बहुत ही ब्रॉड बैंड देखने को मिला इन बिटवीन। अब देखो, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये मैंने इसलिए बनाई हुई हैं जस्ट टू टेल यू कि हमने जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में बैंड देखे थे ना, तो ऊपर की तरफ जो बैंड बन रहा था वो कौन सा था? इट वाज लाइटर नाइट्रोजन का बैंड, है ना। और जो नीचे की तरफ आपको बैंड देखने को मिल रहा था, बिकॉज इट वाज हैविंग हेवी डेंसिटी, इसलिए इट वाज N15 का बैंड। तो यहां जो इनको एक बहुत ही ब्रॉड बैंड देखने को मिला, दे सॉ ओनली वन बैंड, रिमेंबर दिस थिंग। ये जो एक सिंगल बैंड इनको मिला था ना, ये N14 और N15 के बीचों बीच था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो डीएनए सिंथेसाइज हुए होंगे उनकी डेंसिटी N14 और N15 की बीच की है। इसका मतलब इनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट मानी गई बिटवीन दी N14 एंड N15, और ये होना भी चाहिए था अगर सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अंडरगो करता है एक डीएनए। कैसे, देखिए, आपको पता है ये हमारी ओरिजिनल पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स थी, क्लियर। तो अगर सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल होता तो क्या होना चाहिए था, सबसे पहले ये दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स थी पैरेंटल, वो सेपरेट करनी चाहिए थी। सेपरेट करने के बाद वो कुछ इस तरीके से नजर आती, राइट। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं जो सेपरेट हुई हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट है, N15, ठीक है, ओके। अब ये एक्ट करती है एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनती है इनकी, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स होती हैं बच्चों, उनके लिए जो नाइट्रोजन चाहिए था वो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट था। और कल्चर मीडियम में कैसा नाइट्रोजन प्रेजेंट था,
नॉर्मल वाला N14 वाला। तो यहां पर इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होती वो ब्लू कलर से दिखाई जा रही हैं, बिकॉज वो यहां पर N14 को बेयर करती। क्लियर? तो देखो यहां पर अगर हम एक डीएनए को देखें तो एक डीएनए में जो एक स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रही है वो हैवी है और दूसरी वाली लाइट है। सिमिलरली दूसरे वाले डीएनए में भी एक लाइट और एक हैवी, तो इसका मतलब यहां पर हाइब्रिड डीएनए फॉर्म हुए। तो मतलब जो डेंसिटी होगी वो ना तो कंप्लीटली हैवी होगी और ना ही कंप्लीटली लाइट होगी, वो दोनों के बीच की होगी। इसीलिए यहां पर आपको जो सिंगल बैंड देखने को मिला दैट वाज अ हाइब्रिड। क्लियर? तो आपको N14 N15 वाला ये जो बैंड है वो यहां देखने को मिला। एंड सिंगल बैंड बता रहा है कि जितने भी डीएनए बने होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑल ऑफ द सेम टाइप, यानी कि दोनों जितने भी डीएनए होंगे दे आर गोइंग टू हैव वन N15 एंड वन N14। क्लियर? इस तरीके से ये देखा गया। नाउ इन्होंने पहली 20 मिनट्स के बाद यानी कि फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल के बाद तो ये ऑब्जर्वेशन देखा। देन नेक्स्ट साइकिल में उन्होंने क्या देखा, मतलब नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद, यानी कि इन टोटल अगर हम बात करें तो 20 + 20 40 मिनट्स के बाद उन्होंने देखा इस बार ना उनको दो बैंड्स देखने को मिले। अब दो बैंड्स में देखिए, एक बैंड जो था वो अगेन N14 और N15 वाले बैंड के बीचों बीच यानी कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट था। मतलब यहां पर 50% आपको देखने को मिल रहा था बीच में, यानी कि हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन। और एक बैंड जो उनको यहां देखने को मिला दिस वन, ये मैच कर रहा था ऑन द लाइन ऑफ N14। इसका मतलब यहां पर N14 वाले ही डीएनए प्रेजेंट थे। ओके, और यहां पर कम ऑन N14 एंड N15 वाले डीएनए प्रेजेंट थे। हाउ? लेट अस ट्राई टू सी। तो आगे बिगिन करते हैं, इनको समझेंगे भी। अगर यहां पर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता तो क्या होना चाहिए था? सबसे पहले तो ये अब इस बार ये जो दो डीएनए बने थे ना, दे विल एक्ट एज द पैरेंटल स्ट्रैंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड करने से पहले ये स्ट्रैंड सेपरेट होनी चाहिए, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आगे जाके सेपरेट हो जाएंगी। तो देखो मैंने यहां पर इनको सबको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इन स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड्स हैं वो सिंथेसाइज की जाएंगी। और अगेन जो मीडियम है वो तो नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इसका मतलब यहां पर जितनी भी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगी दे आर गोइंग टू बी ऑल ब्लू इन देयर अपीयरेंस। द रीजन बीइंग उन पे नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ये डीएनए सिंथेसाइज नजर आएंगे। तो आप देख रहे हो यहां पर ये रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास N15 प्रेजेंट है और यहां वाला N14। क्लियर? यहां देखिए बोथ आर N14। यहां पर देखिए यहां पर भी दोनों N14 है और यहां पर एक N14 और यहां पर एक N15 प्रेजेंट है। तो क्या देखा आपने? यहां पर दो तो आपको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिल रहा है और दो आपको कंप्लीटली नॉर्मल डीएनए देखने को मिल रहा है विद नॉर्मल N14 नाइट्रोजन। राइट? तो इस तरीके से आपको ना यहां पर ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल देखने को मिल रही है और ये दो हाइब्रिड देखने को मिल रही हैं। तो 4 में से 2 जो थे वो हाइब्रिड थे यहां पर और 2 जो थे वो नॉर्मल नाइट्रोजन वाले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50-50% चांसेस हुए दोनों के बनने के। तो 50% आपको यहां पर देखने को मिला हाइब्रिड बैंड एंड 50% थिकनेस वाला आपको बैंड देखने को मिला द लाइटर बैंड। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आपको चांस मिला। तो यहां पर 100% हाइब्रिड था, यहां पर 50-50% था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद जब इस सैंपल को एनालाइज किया जाएगा। तो अगेन आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब चेक किया जाएगा तो यू विल सी अगेन दो बैंड्स मिलेंगे, बट इस बार बैंड्स की थिकनेस में चेंज था। एक बैंड आपको अगेन सेंटर में देखने को मिला, दूसरा बैंड अगेन आपको N14 वाली बैंड की लाइन में देखने को मिला। आप देखोगे यहां पर ये वाला जो बैंड था जो सेंटर में था बच्चों, ये बहुत ही पतला था और उसके कंपैरिजन में ये जो ऊपर वाला बैंड था वो 3 टाइम्स ज्यादा थिक था। ओके, तो यानी कि ये अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N14 वाले बैंड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है N14 N15 बैंड को। अब ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं। तो आपको पता है फॉर नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल ये जो डीएनए बने थे, ये डीएनए सबसे पहले तो पैरेंटल स्ट्रैंड्स की तरह एक्ट करने वाले हैं, तो ये सेपरेट कर जाने चाहिए। तो देखो पहला वाला जो ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट करके मैंने यहां दिखाई हुई हैं, दूसरे वाले डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके यहां दिखाया गया है, तीसरे वाले को यहां और चौथे वाले को यहां। क्लियर? अब इन स्ट्रैंड्स पे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगी यूजिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो क्या होगा देखो यहां पर ये जो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई हैं, अब आप देखोगे टोटल सिर्फ ये वाला
और ये वाला ही आपको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको एक स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन वाली है और एक स्ट्रैंड आपको यस नॉर्मल नाइट्रोजन वाली है। वाइल जितने भी ये आपको डीएनए देखने को मिले, तो देखो ये तो आपके क्या है N14 N15 वाले, दिस इज ऑल N14 N15। वाइल जितने भी रिमेनिंग ये आपके डीएनए मिल रहे हैं आपको, ऑल दीज डीएनए जो है उनके पास आपको सिर्फ N14 और N14 देखने को मिला, सॉरी N14। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, अगर हम देखें टोटल कितने डीएनए बने, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डीएनए में से 2 डीएनए जो थे वो हाइब्रिड थे एंड 6 वर नॉर्मल। तो इसका मतलब अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 2 आउट ऑफ 8 इंटू 100 कर लो, तो कितना हुआ 1/4 इंटू 100 वुड बी 25%। तो 25% आपको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिले एंड रिमेनिंग जो 75% थे दे वर ऑल नॉर्मल। इसीलिए इसकी थिकनेस जो थी वो ज्यादा थी, 3 टाइम्स ज्यादा, और इसकी थिकनेस कम थी, ओके 1/3 थी देन दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ऐसी रेप्लिकेशन साइकिल्स हमको बता रही हैं कि अगर डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव ही मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन शो करता, तभी ये आपको रिजल्ट देखने को मिलते, और वो दिख भी रहे थे। इसी से मेसेल्सन एंड स्टेहल ने कंक्लूड किया दैट डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही शो करता है। तो व्हाट वाज देयर कंक्लूजन, आइए देख लेते हैं। कंक्लूजन वाज दैट द डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। क्लियर। अब ऐसा ही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको मैं बता दूं, ऐसा ही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था J.H. टेलर ने along with his colleagues using radioactive thymidine। तो radioactive thymidine का इस्तेमाल करके J.H. टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ऑन द फाबा बीन्स, जिसे हम बुलाते हैं विसिया फाबा। तो विसिया फाबा में भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो दिस वाज आल्सो अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि अगेन प्रूव करता है दैट द डीएनए रेप्लिकेशन मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव। सो आई होप आपको मेसेल्सन एंड स्टेहल का ये जो एक्सपेरिमेंट था दैट प्रूव्स अस दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन की एक्चुअल मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले हमको यहाँ पर रोल देखना होगा ऑफ सर्टेन एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। आइए सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एंजाइम व्हिच इज द टोपोआइसोमेरेज। देखो बच्चों, टोपोआइसोमेरेज नाम का जो एंजाइम है वो डीएनए के ऊपर से एक फोर्स या फिर टेंशन को रिमूव करता है। अब वो जो फोर्स या टेंशन था ना वो एक्चुअली क्रिएटेड रहता है ड्यू टू द सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। याद है ना बच्चों, आप सभी ने हमने स्टडी किया था कि कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है, कैसे डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड्स बनाता है, और वो जो सुपर कॉइलिंग की वजह से ना एक फोर्स जनरेटेड रहता है या फिर डेवलप रहता है, या फिर जो टेंशन क्रिएटेड रहती है ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, उसको ये रिमूव करने का काम करता है बिफोर द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। कैसे, देखिए ये पर्टिकुलर एंजाइम जाके उस सुपर कॉइल वाले हिस्से में ना डीएनए को सबसे पहले कट करेगा। कट करने के बाद उसको रोटेट करके सीधा कर देगा, क्योंकि वो अभी तक बहुत हाईली कॉइल था ना, रोटेटेड था, ट्विस्टेड था वन ओवर द अनदर। तो उसको ये अनकॉइल करके एक तरह से क्या करने वाला है, उसको सीधा करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जब उसको सीधा कर देगा ना, देन फाइनली इसको रीसील कर देगा। तो इस तरीके से जो टेंशन क्रिएटेड थी ना ड्यू टू सुपर कॉइलिंग, उसको ये रिलीव कर देगा फ्रॉम द डीएनए। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये टोपोआइसोमेरेज नाम का एंजाइम है, ये यूकैरियोट्स में मिलता है। इसी टोपोआइसोमेरेज को प्रोकैरियोट्स में हम गायरेज नाम का एंजाइम बुलाते हैं, गायरेज। ठीक है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ द टोपोआइसोमेरेज और द गायरेज। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम की, विच इज द हेलिकेज। अब देखो नाम बता रहा है बच्चों, हेलिकेज मतलब ये डीएनए की हेलिक्स पे एक्ट करेगा। अब मैं सिंपल टर्म्स में अगर इस एंजाइम के फंक्शन को बताऊं तो ये एक्चुअली में 2 डीएनए की स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। अब डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट कैसे होंगी, क्या बता सकते हो? डीएनए की 2 स्ट्रैंड ज्वाइन कैसे होती थी? यस, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट होते थे बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 2 डीएनए की स्ट्रैंड्स को जोड़ के रखता है। तो अगर मुझे इन 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ के नहीं रखना है, सेपरेट करना है, तो इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो ये वाला जो एंजाइम है ये वही एग्जैक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हेलिकेज क्या करता है? इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। तो 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स थे उनके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स हो जाएंगी सेपरेटेड। तो इसका मतलब जो डीएनए ओरिजिनली जिप्ड था ना, उसको ये अनजिप कर देता है। तो इस तरीके से अनजिपिंग ऑफ डीएनए का काम कौन करता है? हेलिकेज। इसीलिए इसको अनजिपिंग एंजाइम भी बुलाते हैं।
क्लियर? ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द प्राइमेज। अब देखो प्राइमेज जो है वो इनिशियलाइजर है, वो इनिशिएट करता है कि भाई कहां से डीएनए की रेप्लिकेशन बिगिन होगा। क्लियर? हाउ विल इट डू दैट? देखो उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाना है ना, नया डीएनए सिंथेसाइज कराना है, तो उसके लिए जो चीफली रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो ये वाला है, द बिल्डर एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए पॉलीमरेज ना कंफ्यूज रहता है कि कहां से बिगिनिंग करनी है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की या फिर नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस की बिगिनिंग कहां से करनी है वो इसको पता नहीं होता है, और वो बिगिनिंग करवाने का काम एक्चुअली में ये प्राइमेज करता है। तो प्राइमेज ना ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। सो व्हाट डज दैट शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बी कॉल्ड एज, उसको हम बुलाते हैं प्राइमर। अब प्राइमर क्या है? इट इज अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स का कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन होता है। तो ये जाके हमेशा डीएनए की जो भी आप कह सकते हो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं जो कि हेलिकेज ने सेपरेट की हुई थी, उनके आपको 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हमेशा ये जाके बाइंड करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? अब एक बार प्राइमर सिंथेसाइज हो गया तो ये प्राइमर ना एक तरह से सिग्नल भेजता रहता है, ये कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजता है डीएनए पॉलीमरेज को, और ये अपनी तरफ उसको बुलाता जाता है कि यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको डीएनए की नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना है। तो ये प्राइमेज जो है वो इनिशियलाइजर या फिर इनिशिएटिंग एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है? सो इट टेल्स डीएनए पॉलीमरेज वेयर टू बिगिन द रेप्लिकेशन प्रोसेस फ्रॉम। Clear? Okay, then we'll move on to the master enzyme which is the DNA polymerase. तो let me tell you बच्चों, ये बिल्डर एंजाइम है, बिल्डिंग कर रहा है भाई, यही तो बिल्ड कर रहा है नई स्ट्रैंड डीएनए की। क्लियर? और इस एंजाइम की खासियत क्या है बच्चों? ये बहुत ही एफिशिएंट और एक्यूरेट एंजाइम है, मतलब ये गलती नहीं करता है। अदरवाइज अगर ये गलती करने लग गया तो डीएनए में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी जिनकी वजह से म्यूटेशंस बहुत रैंडमली और बहुत ही रैपिडली कॉज होंगे। क्लियर? तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, और याद रखिएगा ये हमेशा नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस को 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा जो इनकमिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड है ना वो 3 प्राइम एंड पे लगे OH ग्रुप पे ही जाके जुड़ता है। ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग वेल। एंड लास्ट है हमारा द ग्लूइंग एंजाइम, द लाइगेज। अब लाइगेज क्या करता है? जैसा कि नाम बता रहा है ये ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड रह जाते हैं उनको सील करने का काम करता है। तो ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ज्वाइन करता है बाय फॉर्मिंग दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर डीएनए के स्ट्रेचेस को ये ज्वाइन करेगा, उनकी एक तरह से ग्लूइंग करवाएगा, इसीलिए ये एंजाइम कहलाता है द लाइगेज एंजाइम और द ग्लू एंजाइम। तो इस तरीके से ये वेरियस एंजाइम्स है जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन दी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। आई होप इन सभी के रोल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इनके रोल समझ आ गए तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत आसान लगेगी। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आज के सेशन में हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसे कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।